नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के बज चुके हैं 8। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। स्पेशल बुलेटिन प्रदेश का प्रश्न में आज बात होगी क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जी हां, तमाशा दिखाना, वायरल वीडियो और तस्वीरों को दिखाकर नंबर बढ़ाना हमारा मकसद कभी नहीं रहा है। हमारा मतलब एनडीटीवी एक जिम्मेदार चैनल के नाते उन सभी मुद्दों को उठाता है और दिखाता है जिससे आपका सीधा कनेक्शन हो, जुड़ाव हो। और अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरों को देखिएगा जहां समझेंगे हम कि अब किस युग में हम जी रहे हैं। पहली तस्वीर ग्वालियर की है। ग्वालियर में एक बहू ने अपनी सास को पटक पटक कर पीटा है। इतना ही नहीं, बहू ने अपने भाई और पिता को भी घर बुलाया। इन दोनों ने युवती के पिता को पीटा और साथ ही साथ घटना ग्वालियर की आदर्श कॉलोनी की है, जहां बहू ने अपने भाई के साथ मिलकर सास और पति के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि बहू ने मामूली सी बात पर सास के साथ गाली गलौज की है। जब पति ने इसका विरोध किया तो उसने अपने भाई और पिता को फोन कर दिया। और अब दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको 20 मार्च की। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक युवक ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक ऑफिस में शिकायत कर कहा कि उसकी पत्नी उसे बेरहमी से मारती है, पीटती है। युवक ने कहा कि मेरी पत्नी मुझे मारती है, मुझे बचाओ साहब। पीड़ित युवक ने इस पूरे मामले को हिडन कैमरा में रिकॉर्ड भी किया, जिसका सबूत पुलिस को सौंपा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो ये दो तस्वीरें हैं और ये दो तस्वीरें एक नए समाज को दर्शाती है। कई सवाल इस तस्वीरों के जरिए पनपते हैं। सवाल ये कि आखिर लोगों की मानसिकता किस ओर जा रही है। हमारे समाज में हिंसा को आखिर कितना ज्यादा बढ़ावा मिल जा रहा है। एक समय तक जब महिलाओं के साथ मारपीट होती थी तो कई तरह के कानून बने ताकि महिलाओं के प्रति जो प्रताड़ना की जा रही है उसे रोका जाए, लेकिन आज के युग में महिला छोड़ आदमियों के साथ भी इसी तरह की प्रताड़ना हो रही है। ऐसे में आज के इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे कि आखिर आदमियों के साथ भी, पुरुषों के साथ भी इस तरह से मारपीट होती है तो आखिर उससे कैसे बचा जाए। जब ससुराल पक्ष के लोग महिलाओं पर किसी तरह का प्रताड़ना करते हैं तो उन पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज होता है, लेकिन जब महिला ही ससुराल पक्ष को प्रताड़ित करती है, उनके साथ हाथापाई पे उतर आती है, तो आखिर तब किन धाराओं के तहत इस पर कार्रवाई की जा सकती है, क्या कुछ मदद ली जा सकती है कानून की, समाज को कैसे बदला जा सकता है और इस तरह से हिंसा जो बढ़ती जा रही है इसको कैसे रोका जा सकता है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ज्योति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। साथ ही साथ स्वाति गौरव हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ चुकी हैं और साथ ही साथ संजय कुमार वकील हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के, हमें बताएंगे कि आखिर कानून के माध्यम से किस तरह से इस तरह के मामलों को रोका जाए। और नियति चौधरी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ चुकी हैं। साथ ही साथ हमारे खास कार्यक्रम में सरला बत्रा और विशाल बत्रा जो कि पीड़ित हैं वो भी जुड़ेंगे। सबसे पहले तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और सबसे पहले ज्योति जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि जो तस्वीरें हमने दो दिखाई अपने दर्शकों को, ये अलग ही विचारधारा आज के समय की पेश करती है। हम हिंसा को कितना ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, हमारी मानसिकता आखिर किस ओर बढ़ रही है, काफी वायलेंट हमारी हिंसा, हमारी मानसिकता होती जा रही है। धन्यवाद सभी दर्शकों को यहाँ पर। देखिए, सही बात है। ये मैं बार बार कहती हूँ कि ऐसा एक माहौल हो गया है जहाँ पर हम तुरंत ही हिंसा पर आ जा रहे हैं। और ये सिर्फ घर की बात नहीं है, बाकी जगहों पर भी अगर आप देखेंगे तो हम तुरंत ही हिंसा पर आ जाते हैं और ये एक मेंटालिटी होती जा रही है। यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं बात करना चाहूंगी क्योंकि 12-13 सालों से मैं भी एक एक्टिविज्म में जुड़ी हुई हूँ, पुरुषों के साथ काफी काम किया है, बहुत सारे पुरुष आते भी हैं मेरे पास हेल्प के लिए, तो ये लगातार बढ़ रहा है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के टाइम पर ये है कि इन पुरुषों को कहीं भी जाने की जगह नहीं है। वैसे मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी कि मीडिया ने कम से कम इनको उठाना शुरू किया, क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर इस तरह का वायलेंस होना किसी को भी सपोर्ट कभी भी नहीं करना चाहिए। और हमारे देश में एक जेंडर न्यूट्रल डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ तो होना ही चाहिए अब एटलीस्ट, क्योंकि सबके सामने ये तस्वीरें आने लगी हैं। हम तो खैर बहुत सालों से देख सुन रहे थे, तब कोई दिखाने को भी तैयार नहीं था, तब कोई बात भी करने को तैयार नहीं था। और आज भी आप लोगों को जो है ये डिस्क्लेमर देना पड़ता है कि हम जो है सपोर्ट नहीं करते, बट क्योंकि ये तस्वीरें आ रही हैं और बहुत सारी ऐसी भी घटनाएं हैं जहां पर बहुओं ने अपने ओल्ड इन-लॉज पे हाथ उठाया है, सास ससुर पे। तो मतलब अब एक ऐसा टाइम आ गया है जहां पर हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए और एक लॉ होना चाहिए। बिल्कुल, एक लॉ होना चाहिए इसके लिए। लॉ ना भी हो तो कम से कम एक सीरियस डिस्कशन शुरू हो।
बिल्कुल। स्वाति जी, आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर जैसे कि लॉ की बात कही जा रही है और एक बहुत ही अहम बात यहाँ पर ज्योति जी भी कहती हुई नजर आई है कि पहले कोई दिखाता नहीं था, लेकिन पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। लेकिन इस तरह के मामलों से समाज में किस तरह की एक दृष्टि जाती है, आसपास के बच्चों के बीच कैसा माहौल पनपता है, ये भी एक बड़ा संगीन सवाल उठता है। देखिए, हम बहुत समय से देखते आ रहे हैं कि महिलाओं के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है, चाहे वो उनके ससुराल पक्ष में हो। कई महिलाएं अपने मायके में भी इसी प्रकार की वायलेंस का या फिर गाली गलौज ऐसा सामना करती थी। एक समय आया जब हम देखते थे कि औरतों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है। फिर एक एक एरा ऐसा आया जहां पे महिला सशक्तिकरण की बात की गई। लेकिन कई बार जिसको बोलते हैं फेमिनिज्म, वो एक गलत टाइप का फेमिनिज्म कुछ औरतों ने अपनाया है, जिसमें अक्सर हम आजकल मामले देखते हैं जिसमें औरतें अपने हस्बैंड को टॉर्चर कर रही हैं या फिर अपने इन-लॉज को मार रही हैं। और कई बार क्या होता है, ऐसा बहुत सारा सामाजिक दबाव जैसे औरतों से उम्मीद की जाती है, वैसे ही आदमी से की जाती है कि वो अपने परिवार को छोड़ नहीं सकता, वो रो नहीं सकता, वो ये नहीं कह सकता कि उसके साथ कोई मानसिक या फिर शारीरिक उसके साथ कोई उत्पीड़न हो रहा है। ये वो मामले हैं जो बहुत एक्सट्रीम होके जिन्होंने हिम्मत दिखाई और जो अब मीडिया में आ गए हैं। ऐसे कितने सारे मामले होंगे जो आज भी पुरुष घर में मार खा रहे हैं, या फिर ऐसी जरूरी नहीं है वायलेंस सिर्फ फिजिकल हो, मेंटल वायलेंस उनका क्या, जो लोग आदमी रोज टॉर्चर हो रहे हैं। मैं कुछ ऐसे मामले जानती हूँ जो मुझे पता है कि जो उनके साथ रोज मानसिक प्रताड़नाएं की जाती हैं, लेकिन वो भी नहीं बोल पाए। और ऐसे परिवार में जो बच्चे इसको देखते हैं, जो जैसा कहते हैं ना हम कि जैसे पौधे को आप सींचेंगे वो वैसे ही फल देगा। बिल्कुल। मतलब बच्चे जो देखेंगे अपनी माँ को या फिर अपनी माँ को अपने दादा दादी या फिर किसी बुजुर्ग से बदतमीजी करते, वो बच्चा वही सीखेगा। तो ऐसे में पनप रहे बच्चे, ऐसे माहौल में रह रहे, मुझको तो लगता है उनको भी रिहैबिलिटेशन की जरूरत है, क्योंकि वो आगे जाके फिर एक बड़ा संगीन अपराध कर सकते हैं। बिल्कुल। एक मेंटेलिटी है जो बचपन से देखते हुए आ रहे होते हैं, वही बड़े होकर उसी को फॉलो किया जाता है। बच्चों में वो धारणाएं शुरू से ही पनप जाती है और ऐसे में इस तरह के मामलों को रोकने की बेहद ज्यादा जरूरत है। संजय कुमार जी, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ऐसे में एक अहम सवाल कि आखिर कानून इस तरह के मामलों को कैसे रोकता है, कैसे मदद कर सकता है? तो पहले तो मैं एनडीटीवी को बधाई देता हूँ, क्योंकि एनडीटीवी ने एक बहुत ही आज के दौर में एक बहुत ही अतुल सुभाष की जो एक डेथ हुई थी बेंगलोर में, तो उनकी वाइफ ने उनको प्रोवोक किया था, सुसाइड कर गए। बिल्कुल। और इस मसले को उठाया है, तो क्या आज जेंडर इक्वलिटी की जो बात कर रहे हैं, तो क्या आज किसी कानून की जरूरत है? परंतु अगर हम इस पे देखें तो कानून पहले से है। 2005 में जब मेरी एक पैनलिस्ट ने बात कही कि पहले औरतों को मारा जाता था, ये किया जाता था, वो किया जाता था, उसके लिए कानून कुछ अवेलेबल थे, जैसे 498 क्रूअल्टी पे था। उसके बाद सीआरपीसी में प्रावधान ऐसे थे, जैसे अगर हाँ आपको अपना गुजारा भत्ता लेना है, अंडर सेक्शन 125 था। उसके बावजूद एक और कानून की जरूरत पड़ी थी 2005 से पहले कि अब तुरंत जो है इनको एक इंटरिम राहत के लिए ऐसा कहाँ लाया जाए, तो उसके तहत एक डीबी एक्ट को लाया गया था। और इसी तरह से जब अब ये कहा गया कि डीबी एक्ट में कौन कौन से लोग आएंगे, कौन कौन उनके खिलाफ केस फाइल किया जा सकता है। बहू सास के खिलाफ करती है, या क्योंकि जब डोमेस्टिक वायलेंस होती है तो बहू सास के खिलाफ करती है और फिर पति के खिलाफ करते हैं, उनके रिश्तेदारों के खिलाफ। जब डीबी एक्ट में जो डेफिनेशन थी, छोटी सी गाली भी देते थे तब भी उसमें वो आ जाता था। अब उनको उनकी जो एक डॉटर इन लॉ होती थी घर में, उनका जो एप्लीकेंट के तौर पे जाती थी डीबी एक्ट में, तो उसको तुरंत जो है उसमें गुजारा भत्ता लगाने की बात पहले सबसे पहले पहली या दूसरी पेशी में कर ली जाती। अब तय किया गया, जब ऐसे ऐसे कानून देखे गए कि 2005 में क्या जैसे सास को पीटा जा रहा है, तो वेदर शी विल बी इन द डेफिनेशन ऑफ द डीबी एक्ट और नॉट। सो उसमें एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, हीरा आर हसोना वर्सेस कुसुमनोतम। तो उसके बाद कहा गया था ऐसे इसी को जरूरत को देखते हुए कि सास भी इस तरह के जो है वो कंप्लेंट अपने बहू के खिलाफ कर सकते हैं, क्योंकि इट इज ऑल्सो डोमेस्टिक वायलेंस। बिल्कुल। that is done by the daughter-in-law against the this mother-in-law। अब इससे बड़े लॉ जो है आईपीसी में आज भी, अगर आप एक महिला अगर किसी महिला को मारती है, यू आई मीन फॉरगिव फॉर अ मोमेंट एनी रिलेशन,
अगर एक महिला किसी को थप्पड़ मारती है तो आईपीसी में 323 से लेके 107 111 से लेके गाली देती है, ग्लोज देती है, तो उस तरह की सेम एक एफआईआर रजिस्टर्ड की जा सकती है। और टाइम के हिसाब से अब ऐसा नहीं है कि औरतों के खिलाफ कानून नहीं आए हैं। अब एक सबसे बड़ी जरूरत थी, पहले क्या किया जाता था, अगर एक औरत 498A का केस करती थी तो उस बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक अवनीश कुमार की जजमेंट आई थी, स्टेट अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसके बाद ऐसा नहीं था कि एकदम से किसी भी पुरुष को जो है वो उठा लिया जाता है, पहले उसको 41A सीआरपीसी का नोटिस दिया जाता बिल्कुल था। इस बिल्कुल तरह संजय से जी, आपकी ओर मैं वापस आऊंगी। हमारे साथ सरला बत्रा और विशाल बत्रा भी जुड़ चुके हैं जो कि खुद पीड़ित हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के पास आना चाहूंगी, आखिर परेशानी क्या कुछ हुई, किस तरह से ये सब शुरू हुआ? क्या शादी के तुरंत बाद से ही डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीजें शुरू हो चुकी थी? सरला जी, विशाल जी। मैडम मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। 10 साल में मैडम वो शुरू से ही परेशान कर रही थी। मेरे बच्चे भी मायके में ही हुए हैं। 7 साल वो मायके रही है। मैंने 2017 में भी उसने मेरे ऊपर केस लगाए थे। तो 2021 में राजीनामा करके बच्चों की शक्ल देख के हम वापस लेके आए थे। सबने बोला कि आपके बच्चे हैं तो उनका तरफ देखो। 2021 के बाद फिर उसने 1-2 साल सही नहीं थे। मैडम साल भर से फिर बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रही है हम लोगों को। बहुत ज्यादा झूठे केसेस पे फंसाने की धमकी देती है। माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के आ, नहीं तो मैं तेरे ऊपर ये केस लगा दूंगी, वो केस लगा दूंगी। मतलब 1 साल से मैं इतना मेंटल डिस्टर्ब हो गया था मैडम। मैं कुछ गलत कदम उठा लेता। मैं अगर 2-4 एक आध महीना और होता तो मैं कुछ गलत कदम उठा सकता था। बिल्कुल, बहुत से गलत कदम उठा सकते हैं, लेकिन ये नहीं किया आपने, बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए आप आवाज़ उठाइए, कानून की मदद लीजिए। संजय जी, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कानून के लिए, आपने बहुत सारे कानून बताए हैं, लेकिन जैसा कि अभी विशाल ने हमें बताया कि उनको उल्टा फंसा दिया गया, उनके ऊपर उल्टा आरोप लगा दिया गया। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या हो जाती है, क्योंकि महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा सुनी जाती है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसे कानून हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रिवर्स यहाँ पर गिल्ट ट्रिपिंग कह सकते हैं। नहीं, मैं जैसे मेरी संवेदना है इनके साथ, जो मिस्टर विशाल बत्रा है उन्होंने कहा कि 10 साल, ये बेसिकली इन मैट्रिमोनियल केसेस में इमोशन जो है वो, जो इमोशनली स्ट्रांग होता है वही आदमी इनमें जीतता है। कानून तो मैं 10 कानून और आपको ऐसे बता दूंगा जिसमें, हाँ, आज हमारी जो प्रक्रिया है, पहले जैसे कि ये रिकॉर्डिंग की हुई है तो उसको एविडेंस के तौर पे नहीं कंसिडर किया जाता था। अब एक नया कानून आया हुआ है। अब आज की तारीख में जब जो जो आपके पास ये है तो उनको उनको सीधा जो है वो वीडियोग्राफी को जो है वो एक कानून माना जाएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट में जो नया वाला इंडियन एविडेंस एक्ट आया हुआ, बिनेस की जो हम बात करेंगे तो उनमें इसको जो है साक्ष्य माना जाएगा। तो उसी तरह से अगर देखिए, मैं अभी भी यही कह रहा हूं, सिर्फ हिम्मत दिखाने की बात होती है। कानून हमारे पास सफिशिएंट है, परंतु जो हमारे जो कानून को इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसियां हैं, कोर्टों में जो जैसे फैमिली कोर्ट में जजेस बैठे हुए हैं, वो फालतू की जब डेट पे डेट देते जाते हैं, एक वकील मैनेज करता है, दूसरे पक्ष वाला जो वकील साहब मैनेज कर लेते हैं। इन चीजों को जब तक हम लोग, इनके स्कूलिंग की जरूरत है, कानून को एक सही तरीके से इंप्लीमेंट करवाने की जरूरत है। यस, ठीक है, कानून टाइम इंप्लीमेंट करवाने की यहाँ पर बेहद ज्यादा जरूरत है। मैं विशाल जी आपके पास फिर से आना चाहूंगी, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि शुरू से ही परेशानियां शुरू हो चुकी थी। आखिर क्या क्या प्रताड़ना आपने झेली, आपके परिवार ने झेली, खासतौर पर आपकी मां ने झेली? 2017 में मेरे पे 498 लगाया गया, जितने मारा पीटी के केस लगाया गया, झूठे केस लगाए गए। मेरे पे 6 या 7 झूठे केस लगाए गए। मेरे पे, मैं इतना परेशान हो गया था मैडम। फिर सरकार के मैडम, इसने, हम दोनों ने राजीनामा करा और बच्चों की शक्ल देख के मैडम फिर वही चीजें फिर अभी चालू हो गई है। तो अब मेरे को फिर धमकी दी जा रही है कि आपको झूठे केसों में फंसवाऊंगी। अब तो इतना बुरा फंसवाऊंगी कि अब तुम देख लेना। बिल्कुल। और जो मैंने अभी तक मैडम एफआईआर, जो हम लोगों को, मेरी माता जी को इतना मारा कि आज भी उनको चक्कर आ रहे हैं, उनको घुटनों में, पैर में चल नहीं पा रही है। मैं उनको हॉस्पिटल लेके आया हूँ तो आज भी मैडम वो हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही और इतनी छोटी छोटी धाराएं लगा के वो शहर में घूम रहे हैं मैडम। वो इतना मारने के बाद, मारने पीटने के बाद खुले हम धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल विशाल जी, क्या संभव हो सकता है कि आपकी माँ से बात हो सके? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल बिल्कुल। सरला जी, क्योंकि आप ज्यादातर अपनी बहू के साथ घर में रहती होंगी, ज्यादा समय बिताती होंगी, क्या कुछ आपके साथ हुआ? हेलो हेलो बोलो। हेलो, सरला जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, पहुंच रही है। बिल्कुल। सरला जी, आपकी तबीयत बेहद खराब है, वो दिखाई दे रहा है,
लेकिन जिस तरह से ये जो परेशानी आपने झेली है, एक अहम सवाल ये है कि आप ज्यादातर समय अपनी बहू के साथ बिताती हैं। आपके साथ आखिर क्या क्या परेशानी हुई, क्या क्या पीड़ित आपको किस तरह से पीड़ित किया गया? मेरे को बहुत ज्यादा इससे परेशान करती थी। मैं बेटे को भी नहीं बताती थी कि घर नहीं बिगड़े। रोज ही मारा कुटी करती थी, रोज ही कभी कुछ सहन करती थी। इसका रोज उठ के ही मेरे को मारना, तो क्या करती थी। अब उस दिन बेटा खाना खाने आया, मैं और बेटा अकेले थे। बिल्कुल, काफी बेटा परेशानी। खाना खाने गुंडे लेके आ गई, इसका बाप आते ही मारने लग गया। मेरा एक ही लड़का है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे से कहती, इससे कहती है अनाथ आश्रम छोड़ा माँ। बिल्कुल। क्या आपकी बहू के परिवार वालों से आपने इस बात की जानकारी दी? किस तरह से उनका रिस्पांस सामने आया? मायके आप देख रहे हैं कैसे वो करें हमारे साथ, कैसे कौन बहू ऐसे मारती है पीट पीट के। हार्ट पेशेंट में हूँ, पेसमेकर मेरा डला, शुगर इसी चक्कर में मेरी पड़ी रहती है, 500 से कम नहीं होती है। देख देख के टेंशन इतना परेशान करती थी। ऐसा कौन मारता? मेरी सुनाई होनी चाहिए इस बहू के लिए। तो घर में आके फिर गुंडे ले आए, मरवाया, धमकी दे रहे हैं कि तुमको मरवा डालूंगी तेरे लड़के को। बिल्कुल, ये तमाम धमकियां भी आपने सबूत क्या सारे कलेक्ट किए? किस तरह से जब आप कोर्ट में पहुंचे, क्या कुछ वहां पर सुनवाई के दौरान कहा गया? वो तो थाने में भी कह रहा था अभी नहीं मारो, मार डालूंगा तेरे को। इंदरगंज थाने में खड़े होके कह रहा था। प्रशासन की तरफ से कैसा सहयोग? अब बोला तो है, प्रशासन की तरफ से मैडम कोई सपोर्ट नहीं हो रहा। वो ये कह रहे हैं कि हमने ये एफआईआर काट दी। एफआईआर में जो काटा है वो मारा पीटी की आम धाराएं काटी है, जबकि इतना मारा गया है, जो धाराएं काटी गई है वो उसके मुताबिक है नहीं मैडम। बिल्कुल विशाल जी, 70 साल की हूँ मैं, 70 साल की हूँ, मेरी सुनवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। आखिर आपने क्योंकि बताया शुरू में, क्या ये लगातार होता आया 10 सालों में इसी तरह से? अब 1 साल से बहुत ज्यादा। मैडम मेरा कहना इतना था, अगर देखो उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो एक समाज में गलत मैसेज जाएगा। वो सोचेंगे अपन किसी के भी घर में कोई भी देखेगा सोचेगा हम किसी के घर में मारपीट कर सकते हैं और खुला घूम सकते हैं। मेरा निवेदन इतना था कि उन्होंने अगर मारा है घर में घुस के और बाप बेटे ने, तो उन बाप बेटे के ऊपर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, कार्रवाई की बात यहाँ पर जरूर आवाज उठाई जा रही है। विशाल जी, सवाल मेरा एक अहम यही है कि क्या इन 10 सालों में हमेशा से ऐसी ही मारपीट होती रही है? जी मैडम, ऐसे ही होती रही है। काफी टाइम अपन उनके घर वालों को भी जो बोला गया तो उनके घर वालों ने माँ बहन की गालियां देना हमें चालू कर दी कि आप कौन होते हो बोलने वाले। वो जैसे रहेगी वैसे ही रहेगी। बिल्कुल। आखिर कौन कौन इस दौरान शामिल रहता है मारपीट के दौरान? क्या उनके भाई, पिता? मैडम अभी हाल फिलहाल तो उसने ही मारा है, 2-3 बार मारा। मैंने इसकी पहले भी सितंबर में मारा था। मैंने इंदरगंज थाने में कंप्लेंट दिया था उन्होंने, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं की थी। अगर उस समय वो सचेत हो जाते तो आज ये घटना नहीं होती। बिल्कुल। आखिर मांग क्या कुछ है, क्या कुछ डिमांड है? हाँ जी, मांग क्या कुछ है आपकी, डिमांड क्या कुछ है आपकी प्रशासन से? मैडम मेरा बस हाथ जोड़ के इतना निवेदन है। मैं थाने में गया तो थाने वालों ने ये बोला कि महिला के लिए कोई कानून नहीं बने। तो मैंने कहा ये भी तो एक महिला है जो उन्हें मारा गया है। मैंने महिला के लिए नहीं बने थे, लेकिन उसके जो पिता ने और भाई ने घर में घुस के मारा उनके लिए तो कानून बना, उनको तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर आज वो ऐसा कर रहे हैं तो कल को दूसरा भी किसी, आज मैं पीड़ित बनाऊं कल को कोई और पीड़ित बन सकता है। उसको भी किसी को घर पे जाके शिकार करेंगे तो वो भी ऐसे खाली घूमेंगे, मारने के बाद रोडों पे घूमेंगे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल अहम जो है आपसे, वो ये जानना चाहूंगी कि आखिर शादी आपकी अरेंज मैरिज हुई थी? आप लोग पहले से जानते थे एक दूसरे को या परिवार एक दूसरे को जानता था? मैडम अरेंज मैरिज हुई थी, अब वो देखा वाली की थी, लेकिन अब वो ये सब चीजें मालूम नहीं थी ना मैडम कि ऐसा होता है। जब शादी के बाद सारी चीजें मालूम पड़ती हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिश्तों में खटास, जैसे कि आपने बताया कि शुरुआत से ही हल्की फुल्की शुरू हो चुकी थी और उसके बाद दिन ब दिन बढ़ती चली गई। एक कहीं ना कहीं एक जो धारणा है वो नज़र आ रही है कि महिला की तरफ से शुरू से ही बर्ताव काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित करने वाला रहा है। नियति जी, आपकी ओर आना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से हमने सुना, सरला जी, विशाल जी काफ़ी ज़्यादा परेशान, काफ़ी ज़्यादा तबीयत भी ख़राब नज़र आ रही है सरला जी की। आखिर ये जो समाज में बदलाव हो रहा है औरतों के बीच, ये आखिर कैसे हो रहा है? क्या सोशल मीडिया ये प्रभाव डाल रहा है, या फिर ऐसे कहा जाए कि बचपन से ही परिवार में ऐसा माहौल रहा होगा? जी देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ एक मध्य प्रदेश विशेष की समस्या नहीं है। ये जो हम बत्रा जी का भी हमने अभी सुना,
और लोकेश मांझी जी का भी जो वीडियो आपने दिखाया था, इसके अतिरिक्त कुछ ही दिन पूर्व हमें हरियाणा के भी 2 वीडियो देखने को मिले थे। एक खिलाड़ी कपल का वीडियो था, उसमें भी घरेलू हिंसा के दृश्य थे, और एक दूसरा जो वीडियो सामने आया था वो एक युवक का आया था हरियाणा से, जो कि ऐसे आरोप लगा रहा था कि उसके साथ भी उसकी पत्नी घरेलू हिंसा करती है और उसका विवाह भी जबरन किया गया था। तो यह एक पैन इंडिया पूरे भारत की समस्या निकल कर आ रही है, जहां हम देख रहे हैं कि हिंसा जो है वो एक जेंडर अग्नोस्टिक इशू है। यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्त्री हिंसा में एंगेज करती है या सिर्फ पुरुष करते हैं, ये स्त्रियां भी करती हैं, पुरुष भी करते हैं। और जो हमारी कार्यपालिका है, जो हमारी न्यायपालिका है, जो कानूनी व्यवस्था है, पुलिस है, उनको इसका संज्ञान लेना होगा और कार्यवाही और दंड दोनों ही एक जेंडर अग्नोस्टिक वे में होना पड़ेगा। दूसरी बात जो आपने कहा, ये कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक परिवर्तन से टाइड है। पहले एक पारंपरिक समाज था, अब हम देख रहे हैं कि हम जो है आधुनिकरण की ओर अग्रसर हैं, लेकिन हम एक पूर्णतः आधुनिक समाज भी नहीं है, जैसे वेस्टर्न यूरोप हुआ या यूनाइटेड स्टेट्स हुआ। तो जो पहले के जो हमारे सोशल मोर्स थे, सोशल नॉर्म्स थे, उनके अंदर अभी हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो जो पहले हमारा आचरण और व्यवहार था वो इन्हीं नॉर्म्स द्वारा रेगुलेट हुआ करता था, तो अभी उसमें हमें एक वैक्यूम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हमें और मात्रा में देखने को मिल रही हैं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगी, पहले जब इस तरह के घरेलू हिंसा होते थे तो हमारे डिसेंट्रलाइज्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए पंचायत वगैरह होते थे, जैसा कि जो हमारा इंसिडेंट है ये ग्वालियर का है। अब शहरीकरण की वजह से वहां पे पंचायत इत्यादि ऐसे डिसेंट्रलाइज्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इंस्टीट्यूशंस नहीं है, तो कहां जाए हम अपनी घरेलू समस्याओं को लेके। तो यह भी हमें विचार करना होगा कि कोई डिसेंट्रलाइज मीडियम हो, क्योंकि पेंडेंसी जो है न्यायपालिका की वो ऑलरेडी बहुत हाई है। तो इन सभी मैटर्स का हमें संज्ञान अवश्य लेना पड़ेगा और समाज में भी इस पे विचार करना पड़ेगा कि क्योंकि समाज के अंदर से ये चर्निंग हो रही है, समाज के अंदर से परिवर्तन हो रहा है, तो समाधान भी विचार करके निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, आपकी ओर आऊंगी मैं वापस, क्योंकि मुझे विशाल जी से और भी सवाल पूछने हैं। स्वाति जी, जैसा कि अब हमने पूरा मामला सुना, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशानियाँ हैं। अगर हम देखें एक आम तौर पर हमारे आसपास अगल बगल में ऐसा माहौल दिखाई देता है तो आसपास का माहौल भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। आखिर कैसे हमारी आम लोगों की जिम्मेदारियां बनती हैं इसको सुधारने की? आपने बहुत पहले शायद DD2 पे एक ऐड आता था, घंटी बजाओ वाला एक ऐड आता था कि अगर आप कहीं घरेलू हिंसा देखते हैं तो घंटी बजा के उनके उसमें हस्तक्षेप करें और उस औरत को बताएं। और आपने बहुत पहले, अभी फिर से एक ऐड के बारे में बार बार दिखाया जा रहा है कि अपने अगर घर में बहू बेटी जल रही हो तो कंबल से दबाएं। मतलब आप समझ रहे हैं, ये जनरलाइज्ड था। हमें ये भी जनरलाइज करना पड़ेगा कि आज सिर्फ बहू बेटियों के साथ नहीं, बल्कि हमारे पिता या भाई समान जो हमारे आम पुरुष हैं, उनके साथ भी ऐसी ही मानसिक या फिर फिजिकल वायलेंस हो रहा है और हमें उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। तो हमें ये भी जनरलाइज करना पड़ेगा कि अगर आपको लग रहा है कि आपको उस घर से बहुत ज्यादा अगर आपको लग रहा है, लोगों की बातों से पता चल जाता है। मैं भी कुछ परिवारों को जानती हूँ जहां में मुझे लगता है कि जहां पे उस आदमी के साथ या फिर उस बच्चे के साथ, लड़कों के साथ दबाव किया जाता है। मैं आज भी ये देखती हूँ, लड़कों को आज भी दबाया जाता है कि तुम रो नहीं सकते, तुम शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि तुम लड़के सीख दी जाती है, तुम्हें कमाना है क्योंकि तुम लड़के हो। तो इसको हम नॉर्मलाइज क्यों कर रहे हैं? हम किस युग में जी रहे हैं जहां हम अपने बेटों को और अपने भाइयों को या फिर अपने पिता को इस प्रकार के लिए दबाव डाला जा रहा है कि तुम रो नहीं सकते, तुम ये नहीं कर सकते, और लोग इसको बिल्कुल नॉर्मलाइज कर देते हैं। तो हम किसको बढ़ावा दे रहे हैं? क्या हम अपने बेटों को ये बढ़ा रहे हैं कि अगर तुम गिर गए तो तुम उठ के रोओगे नहीं क्योंकि तुम लड़के हो? तो हमें ये समाज बदलना पड़ेगा ना। बिल्कुल। मतलब मेरा भी एक मेरा 8 साल का बेटा है, हम उसको कहते हैं रोना भी नॉर्मल है बेटा, बोलना भी नॉर्मल है, लेकिन अगर गलत हो रहा है, चाहे वो लड़के के साथ हो या लड़की के साथ हो, हमें बोलना होगा। बिल्कुल, आवाज हर किसी को उठानी होगी और आवाज उठाने के बाद उस पर जो कार्रवाई होती है, एक वो भी अहम सवाल बनता है। विशाल जी, आपकी ओर वापस आना चाहूंगी। सवाल मेरा ये है कि आखिर आपके परिवार में कौन कौन है? क्या बाकियों के परिवार के सदस्यों के साथ भी इसी तरह से प्रताड़ना होती थी? जी, मेरे परिवार में केवल मैं और मेरी माता जी हैं और मेरी वाइफ और 2 छोटे बच्चे हैं 10 साल के, और कोई भी नहीं है।
तो बच्चों के साथ भी क्या इसी तरह से मारपीट? बच्चों को भी इतना, जब मैडम हम लोगों को इतना मारती है तो बच्चों की सोचो कितना मारती हूँ, इतना डरा रखा है बच्चों को, उनका ब्रेन वॉश कर रखा है बच्चों को, मतलब बहुत ज्यादा मारती है मैडम। बिल्कुल, क्योंकि ब्रेन वॉश का आपने जिक्र किया और जो हम तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उन तस्वीरों में भी दिख रहा है कि आपका बेटा मारपीट के दौरान कैसे छटपटा रहा है, इधर से उधर भाग रहा है। ब्रेन वॉश एक अहम सवाल, आखिर किस तरह से ब्रेन वॉश किया? मैडम दूसरा वीडियो आप देखेंगे तो उसमें तो बच्चा मेरे को मार रहा है बैट से, आप एक वीडियो और देखेंगे ध्यान से तो उसमें बच्चा भी मेरे को, बड़ा वाला जो मेरे को बैटों से मार रहा है। बिल्कुल, तो यानी कि बच्चे के तरफ से भी इसी तरह की गतिविधियां देखने को मिली है। ब्रेन वॉश एक अहम सवाल बन रहा है विशाल जी, एक कि आखिर किस तरह से ब्रेन वॉश किया है आपकी वाइफ ने बच्चों का? मैडम वो 6 बजे अपने मायके जाती है, 10 बजे 10:30 बजे आती है, नाना नानी उसके इतना उसको बच्चों को गलत भरते हैं कि तो हमारे पापा गंदे हैं, ये ऐसा वो वैसा, मैडम इतना गलत गलत उनके दिमाग में फीड कर दिया है। और उनकी माता जी, उनकी माँ जो मेरी बीवी है, बच्चों को इतना डरा के रखा है, तुमने पापा से बात करी तो बहुत पिटाई लगाऊंगी। पिछले 1 महीने तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बच्चों को भी अपनी तरफ लिया गया और उनका ब्रेन वॉश किया गया। और कहीं ना कहीं अब आगे आने वाले समय में ये किस तरह की तस्वीरें सामने आएगी, इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है। जब वो अभी बच्चा अपने पिता को मार रहा है और इसी तरह का माहौल देखा है शुरू से, तो आगे उसके आने वाले कल में ये सब कितना नॉर्मलाइज होगा, ये बहुत ही आसानी से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और समझा जा सकता है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, संजय जी, विशाल जी, सरला जी, ज्योति जी, स्वाति जी और नियति जी। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक अहम सीख लेने की जरूरत कि कभी भी वॉयलेंस हो तो उसका साथ ना दें, उसके लिए आवाज जरूर उठाएं।